हुआक्शू नाम की फिक्शनल सिटी में रहने वाले हाई स्कूल के लड़के वैंग लिंग के पास बहुत ही ताकतवर और असाधारण शक्तियां हैं जिसे वो छिपा कर रखता है और अपने आसपास के लोगों के सामने एक आम लड़के की तरह रहता है। बचपन में उसकी शक्तियां इतनी ज़्यादा थीं कि उसने बेखौफ एक बड़े से शैतानी मेंढक का सामना किया और उसे सिर्फ एक बार में हरा भी दिया। हालांकि ये बात किसी को भी पता नहीं चल पाई थी और उसको मारने का क्रेडिट किसी और को धोखे से दे दिया गया था। हाई स्कूल के पहले दिन वैंग कैंपस में जाता है और ज़ू यी की स्टैचू को देखता है जो हुआक्शू को बचाने के लिए फेमस था। जब वो अंदर जाता है तब दो सीनियर्स ये गौर करते हैं कि उसकी फोर्स वैल्यू काफ़ी कम है। फोर्स वैल्यू एक नंबर होता है जो उस जादुई दुनिया में किसी भी इंसान की स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। वो उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं और उससे पैसे मांगने लगते हैं। हालांकि तभी अचानक से एक सुनहरे रंग की रोशनी चमकती है और एक लड़की उड़कर वहां आती है। वो कहती है कि लो फोर्स वैल्यू वाले नए बच्चों को इस तरह परेशान करना गलत बात है। लड़की का नाम सन रॉन्ग है और वो महान फ्लावर फ्रूट वाटर कर्टन ग्रुप की वारिस है। सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं और सीनियर उसे डर कर वहाँ से भाग जाते हैं, ये कहते हुए कि वो लड़कियों से नहीं लड़ते। वो वैंग के पास जाती है और कहती है कि चाहे जो हो जाए वो उसको प्रोटेक्ट करेगी। हालांकि जब वो उसे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है तब उसे $10 का नोट पकड़ा देता है जितने पैसे वो सीनियर्स उससे मांग रहे थे, और ये देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। बाद में जू एक होलोग्राम के जरिए सभी स्टूडेंट्स को बताता है कि उनकी स्पिरिचुअल फोर्स का टेस्ट होने वाला है जिससे उनकी क्लास का फैसला होगा। जिस बच्चे का स्कोर काबिलियत तारीफ होगा उसको एलीट क्लास दी जाएगी और बाकियों को नॉर्मल क्लास। टेस्ट के शुरू होते ही ये लड़का स्वान एक अंधेरे कमरे में जाता है और उसके पैरों के नीचे पानी होता है। तभी एक बड़ा सा मेंढक अचानक वहाँ आ जाता है जिसे देखकर वो घबरा कर पीछे गिर जाता है। सभी बच्चे सब बाहर लगी एक बड़ी सी स्क्रीन पर लाइव देख रहे होते हैं। सन रॉन्ग को याद आता है कि ये तो वही मेंढक है जिसने कई साल पहले शहर पर हमला किया था और मास्टर जू ने उसे हरा दिया था। उसे याद आता है कि पुराने ज़माने में लड़कियां मेंढक को किस करती थी और मेंढक एक सुंदर से राजकुमार में बदल जाता था। यही सोचकर वो उसकी तरफ अपनी कातिलाना अदाओं के साथ दौड़ता है, लेकिन बेचारे का राजकुमार को पाने का सपना टूट जाता है। एग्जामिनर अनाउंस करता है कि असली मेंढक कैंपस के नीचे सील्ड है और वो अभी जिससे लड़ रहे हैं वो बस उसकी स्पिरिचुअल फोर्स की थोड़ी सी झलक है। स्टूडेंट्स से उनकी स्पिरिचुअल फोर्स की मदद से मेंढक के सिर पर वार करने को कहा जाता है। हालांकि ज़्यादातर बच्चे उसके कवच को ही नहीं तोड़ पा रहे थे। उसके बाद ये चेन चाओमीन नाम का लड़का अंदर आता है और पूरी ताकत से मेंढक की कवच पर मुक्का मारता है जिससे उसके अगल बगल आग के शोले भड़क उठते हैं। उसको एक और लड़के कुहाओं के साथ एलीट क्लास के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है जिसकी फोर्स वैल्यू 886 की थी। सनरॉन्ग अंदर आती है और मेंढक पर 2019 की फोर्स वैल्यू से हमला करती है जिसे देखकर बच्चे उसके गॉडेस होने के नारे लगाने लगते हैं। जब वैंग की बारी आती है तब मेंढक को उसकी शक्तियों का एहसास हो जाता है और उसे उसके साथ सालों पहले हुए एनकाउंटर याद आ जाता है। मेंढक सोचता है कि अगर उसने उस पर हमला कर दिया तो ना उसकी रूह वहाँ रहेगी और ना ही उसका शरीर बचेगा। दूसरी तरफ वैंग खुद को नॉर्मल दिखाने के लिए स्ट्रगल करने का दिखावा करता है और कम से कम ताकत से उस पर हमला करता है। जैसे ही वो वार करने वाला होता है तभी बाहर लगी स्क्रीन खराब हो जाती है और उसके ठीक होने के बाद सभी को दिखता है कि मेंढक उल्टा पड़ा हुआ है। सन रॉन्ग को समझ आता है कि इस बार मेंढक के सामने कोई भी कवच नहीं था। वैंग सोचता है कि जब उसने उसे मारा ही नहीं तो वो इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहा है। तभी वो देखता है कि मेंढक सिर्फ मरने की एक्टिंग कर रहा है। इसके बाद उसे भी एलीट क्लास मिल जाती है। उनकी क्लास टीचर का नाम पैन होता है और वो पहले समनिंग क्लास से क्लास की शुरुआत करती है। वो बताती है कि उनके आसपास की हवा आध्यात्मिक जीव जंतुओं से भरी हुई है और वो अपनी स्पिरिचुअल फोर्स का इस्तेमाल करके स्पेस में अध्यात्म का दरवाजा खोलकर उन्हें समन कर सकते हैं। वो आगे बताती है कि उनकी स्पिरिचुअल एंटिटी यानी आध्यात्मिक जीव जंतुओं का साइज और शेप उनकी फोर्स वैल्यू पर निर्भर करेगा। बच्चे समनिंग शुरू करते हैं और चैन परियों वाली छड़ी को समन करता है जिसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। सनरॉन्ग एक कुत्ते का जिंदा कंकाल समन कर लेती है और प्यार से उसे कंकाली कुत्ता कहकर बुलाती है। वो उसे देख रही होती है और सोचती है कि एक बड़े और असली स्पिरिचुअल बीस्ट को समन करने के लिए कितनी फोर्स वैल्यू की जरूरत होगी। अब बीस्ट को समन करने की बारी वैंग की आती है और तभी क्लास में धमाका होता है। असल में उसने उसी टेस्ट वाले मेंढक को समन कर लिया था जिस वजह से क्लासरूम में भगदड़ मच जाती है। पैन तुरंत वहां आती है और सनरॉन्ग के कंकाली कुत्ते को उस मेंढक के साथ मिला देती है जिससे एक अजीब सा हरा रंग का कुत्ता बन जाता है। वो सभी बच्चों को बहुत प्यारा लगता है और वो प्यार से उसका नाम फ्रॉगी 2 रख देते हैं, लेकिन मैं उसको पुदीना बुलाऊंगा। अगले दिन जब वैंग स्कूल के लिए निकलने वाला होता है तब उसे अपने बचपन की यादें याद आ जाती हैं। उसे याद आता है कि कैसे वो पैदा होते ही अपनी माँ की कोख से खुद चलकर बाहर आया था। हालांकि उसकी शक्तियाँ वहीं पर ही नहीं रुकी। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसे समझ आया कि खाली उसे छूने भर से वो लिमिटेड एडिशन ड्रैगन स्वॉर्ड टूट गई जो उसके पापा ने उसे तोहफे के तौर पर दी थी। उसे ये तक पता था कि वो तलवार नकली थी जो उसकी माँ ने उसके पापा के पैसे बचाने के लिए ली थी। इस तरह की असाधारण घटनाएं उसके साथ आगे भी होती गईं। अपने 7वें बर्थडे पर उसने केक पर लगी कैंडल को बुझाने के लिए जैसे ही फूंक मारी आग पूरे घर में लग गई। हालांकि जब उसके पेरेंट्स ने सिर्फ 6 साल की उम्र में उसे उस शैतानी मेंढक को हराते हुए देखा तो उन्होंने फैसला किया कि वो उसे एक आम जिंदगी देने की कोशिश करेंगे। उन्होंने उसकी पावर को दबाने के लिए उसे गले में पहनने के लिए एक प्रोटेक्टिव बैंड दिया और सुनहरी गोली दी जिसे उसे हर रोज खाना होगा। इन सब हथकंडों के बावजूद वो अभी भी बहुत ताकतवर था। उसके पापा एक और उससे भी अच्छा बैंड बनाने का वादा करते जो उसकी पावर को रोक कर रखेगा। तब तक के लिए वैंग स्कूल जाता है और जितना हो सके उतने कम लोगों की नजरों में आता है और आसपास के आम लोगों में घुल मिल जाता है। स्कूल पहुंचने पर वो देखता है कि वहाँ पर क्लास चीफ के इलेक्शन हो रहे हैं। चेन और सनरॉन्ग के बीच कड़ी टक्कर थी। सनरॉन्ग अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को उसको वोट देने के बदले कैंटीन से फ्री में सामान देने का वादा कर रही थी। ये देखकर चैन और गू उसको बेईमान बोलने लगते हैं, लेकिन वो कहती कि यही तो उसको अपना टैलेंट दिखाने का मौका है। कोई भी उसके फ्री गिफ्ट को नहीं लेता, लेकिन वैंग के मुंह में खाने की चीज़ को देखकर पानी आ जाता है और वो उससे 5 वोट्स के बदले 5 नूडल्स के पैकेट लेने की डील करता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर बाकी सब लोग भी अपने वोट्स के बदले उससे फ्री का सामान लेने चले जाते हैं।
उसके बाद जिसने वो फ्री का सामान लिया होता है वो उन सब पर अपनी हुस्न का जादू चला देती है और उनके सिर पर पिंक कलर का एक निशान बन जाता है। उसके बाद वैंग उसे उस फ्री के सामान के बदले वो सुनहरी गोली दे देता है, क्योंकि उसे इस बात का बुरा लग रहा था कि वो खाली 1 वोट के बदले उसे 5 नूडल्स के पैकेट ले आया। क्लासरूम में टीचर उन्हें किसी दूसरे इंसान पर अपनी स्पिरिचुअल फोर्स को डालने के लिए हुस्न के जादू की कला, स्पेल्स और हैंड साइंस का इस्तेमाल के बारे में बताते हैं, जो कि कुछ समय पहले सनरॉन्ग ने सभी वोटर्स पर किया था। 1000 साल पहले द लिटिल वाइस मैन नाम के एक रहस्यमयी आदमी से उस स्पेल का ओरिजिन का पता चलता है। एक समय में उसके पास 3000 से भी ज्यादा भक्त थे। उसके बाद टीचर उन्हें उस हुस्न कला के मंत्र को जपने के लिए कुछ जरूरी शर्तों के बारे में बताता है और कहता है कि मंत्र पढ़ने से पहले जिस पर वो जादू किया जा रहा है उसको कोई तोहफा दिया जाता है। ये करने से एक स्पिरिचुअल फील्ड बनता है जिसे सामने वाले के मन में लगा सुरक्षा कवच ढीला पड़ जाता है और स्पिरिचुअल फोर्स को उस पर एक निशान छोड़कर काबू पाने का मौका मिल जाता है। तभी वैंग को सनरॉन्ग पर शक होने लगता है, क्योंकि उसे याद आता है कि उसने भी सभी को फ्री में सामान दिया था। वो सोचता है कि कहीं उसने सब पर अपने हुस्न का जादू तो नहीं चला दिया। हालांकि तभी उसे एहसास होता है कि उसने उसके गिफ्ट के बदले वो गोल्डन पिल ले ली थी, जिसका मतलब ये है कि उस पर उसका जादू असर नहीं करना चाहिए। वैंग तुरंत उसकी तरफ देखता है और वो गोली खाने का इशारा करता है, लेकिन सनरॉन्ग को गलतफहमी हो जाती है कि वो उसे इतनी देर से घूर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो उसे पसंद करने लगा है। बेचारी को लगता है कि वो सुनहरी गोली खाने से उसकी शक्तियां और बढ़ जाएंगी, लेकिन उसे ये कहाँ पता था कि वो गोली इंसान की स्पिरिचुअल एनर्जी को दबा देती है। उसको खाते ही उसकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और सभी लोग उसके वशीकरण से छूट जाते हैं और आखिर में चेन क्लास का प्रेसिडेंट का चुनाव जीत जाता है। अगले दिन पिल रिफाइनी की क्लास में जाते वक्त वैंग को सनरॉन्ग मिलती है, जो एक बड़ी सी गाड़ी में स्कूल आई होती है। उसकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी वहाँ मौजूद थे। वो रेड कारपेट पर चलकर उसकी तरफ आ रही होती है और वो देखता है कि उसके सिर पर एक मार्क लगा हुआ है। उसे समझ आता है कि उसने अनजाने में सनरॉन्ग का जादू उस पर ही पलट दिया है। वैंग उसके पास जाता है और उसके बालों को आहिस्ते से छूता है और फिर उस निशान को हटा देता है, जिससे उसका जादू उस पर से हट जाता है। हालांकि गू और चेन ये देखकर दंग रह जाते हैं और सोचते हैं कि वो सनरॉन्ग के साथ इतनी बदतमीजी के साथ कैसे पेश आ सकता है। क्लास में उनके टीचर पैन यांग शिंग पॉट और भट्टी की मदद से उन्हें जीवन शक्ति की गोली बनाने के पेचीदे तरीके को समझाती है। चेन फक्र के साथ अपनी पुश्तैनी तांबे की हांडी लाया होता है और मन ही मन सोचता है कि सनरॉन्ग इतनी कीमती चीज देखकर उसके प्यार में अपनी मांग भर लेगी। ये गलतफहमी मुझे भी स्कूल में हो चुकी है। पैन क्लास को भट्टी को तैयार करने के लिए कुछ शुरुआती स्टेप्स के बारे में बताती है और इस बात पर जोर देती है कि इसके लिए सब्र रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस गोली को तैयार होने में 7 घंटे का समय लगता है, जिसके बाद उन्हें फिर से वहां आकर उसे चेक करना होगा। सही बच्चे खुद को दूसरों से अच्छा साबित करने के लिए खूब जोश से काम में जुट जाते हैं। वो सोचता है कि चेन का फैमिली फर्नेस बड़ी मात्रा में गोली बनाने के लिए और सोचता है कि उसे कम गोलियां बनाने के लिए भट्टी का तापमान बहुत बारीकी से घटाना बढ़ाना होगा। सनरॉन्ग अपनी अमीरियत दिखाते हुए फक्र के साथ एक रिफाइनिंग मशीन लेकर आती है, जो कि उसकी फैमिली की स्टीम फैक्ट्री से थी। दूसरी तरफ वांग सबसे अलग माइक्रोवेव में ही अपनी हांडी को रख देता है। इस बीच गू अपना दिमाग लगाकर एक एंटीक स्टाइल फर्नेस बनाता है, जिससे भट्टी के तापमान का पता चल सके। तभी चेन का कॉल्डन अचानक से फट जाता है, जिससे क्लास में भगदड़ मच जाती है। चेन रोते हुए वहाँ से भाग जाता है और सोचता है कि अब तो उसके पापा मार मार के उसे चाउमीन से मोमोज बना देंगे। सबके जाने के बाद पुदीना वहाँ आता है और गू के फर्नेस को खा जाता है, ताकि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी से वो और भी ज्यादा ताकतवर बन सके। हालांकि तभी वैंग पीछे से उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और जल्दी उनका चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। पुदीना उसे पीछा छुटाने के लिए खिड़की से बाहर कूद जाता है, लेकिन कुछ ही देर में वैंग उसे पकड़ लेता है। उसे जोर जबरदस्ती करके फर्नेस ले लेता है और वॉशरूम में उसे धुलने चले जाता है। तभी गू उसे टॉयलेट से उसके फर्नेस के साथ बाहर आते हुए देख लेता है और वो सिचुएशन को गलत समझ लेता है और उस पर बंदूक तान देता है। वैंग उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको समझाने की जगह और उलझा देता है। गू उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और उस पर गोली चला देता है, लेकिन धोखे से वो जहरीली गोली उसकी जगह पीछे से आ रहे चेंग को लग जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। गू से चेंग के लिए एंटीडोट बनाने के लिए हेल्प मांगता है और सिचुएशन को सीक्रेट रखने को कहता है और बदले में वो वैंग को उसका फर्नेस ले जाने के लिए माफ कर देगा। वो चेन को सावधानी के साथ क्लासरूम में ले आते हैं और एक लेवल 3 की एंटीडोट बनाने की किताब खोलते हैं। उस एंटीडोट को तैयार होने में 4 घंटे का समय लगता है और वो उतनी देर वहीं इंतजार करते हैं। तभी पुदीना एक बार फिर से उस फर्नेस को ले जाने की कोशिश करता है। हालांकि इस बार गू एक चमकदार रोशनी वाले जादू का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से पुदीना अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर फेंकने लगता है। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी से फर्नेस का तापमान बहुत तेजी से बढ़ जाता है। उसकी एबिलिटी का फायदा उठाने का फैसला करते हैं और उसको दबोचकर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को जबरदस्ती फर्नेस की तरफ फेंकवाते हैं। जैसे उनका काम खत्म हो जाता है, उन्हें क्लास के वापस लौटने की आवाज़ आती है। वैंग तुरंत गू से बाहर जाकर उन्हें कुछ देर के लिए रोकने को कहता है, ताकि वो उतनी देर में पुदीना को वहाँ से हटा सके। गू की कई कोशिशों के बाद भी पैन अंदर घुस जाती है, लेकिन तब तक वैंग अंदर सब कुछ संभाल चुका था। पैंग पहले गू का फर्नेस चेक करने आती है। उसमें से उन्हें एक सुनहरी गोली मिलती है और वो उसे देखकर गू को 80 नंबर देती है, जो कि काफ़ी अच्छे थे। हालांकि जब पैंग वैंग की गोली को चेक करने जाती है तो उन्हें एकदम जली हुई और टूटी मिलती है। पैन उसे इतनी बेकार गोली बनाने के लिए डांटने लगती है, जिसे सुनकर गू को लगता है कि वैंग ने अपनी गोली उसको दे दी होगी और चेन की गोली खुद ले ली होगी। वो अंदर ही अंदर वैंग का सच्चा दोस्त बनने की कसम खा लेता है, ये ना जानते हुए कि वो गोली असल में उसी की थी और वैंग का माइक्रोवेव वाला एक्सपेरिमेंट गोली बनाने में नाकामयाब रहा। क्लास के बाद वो चेन को बाहर ले आते हैं और पता चलता है कि वैंग ने जल्दीबाजी में उसे उसी के टूटे हुए कॉल्डन में फेंक दिया था। बाद में चेन को होश आता है और वो अपने कॉल्डन के बारे में पूछता है। गू बताता है कि उन्होंने उसे जोड़ दिया है। चेन वैंग को गले लगा लेता है और उसके बारे में बुरा भला सोचने के लिए उसे माफ़ी मांगता है और रोने लगता है। क्लास में रॉन्ग वैंग के पास आती है और उसे डेट के लिए पूछती है, जिसे सुनकर वैंग की बोलती बंद हो जाती है। तभी वैंग पास की छत पर 2 असैसिन को नोटिस करता है, जो कि खरगोश का मास्क पहने हुए थे और रॉन्ग पर स्नाइपर राइफल से निशाना लगा रहे थे। वो तुरंत अपनी पावर्स की मदद से गोलियों की डायरेक्शन को मोड़ देता है और रॉन्ग की जान बचा लेता है। ये ना जानते हुए कि वो कितने खतरे में, वो फिर भी वैंग से डेट पर चलने के लिए पूछती रहती है।
उसकी जगह वैंग को चुनने की वजह से चेन दुखी हो जाता है और फिर से रोने लगता है। तभी एडमिनिस्ट्रेटर क्लास में आता है और वैंग को बुलाता है और वैंग उनके साथ चला जाता है। रॉन्ग को गलत फहमी हो जाती है कि वैंग ने उसके प्रपोजल को मान लिया है और उनकी डेटिंग की खबर लड़कियां स्कूल की ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर आग की तरह फैला देती हैं। एडमिनिस्ट्रेटर वैंग को स्कूल के हेडमास्टर मास्टर जू यी से मिलवाता है और उन्हें अकेले में बात करने देने के लिए वहां से चला जाता है। उसके जाते ही जू वैंग को तुरंत पहचान लेता है कि ये तो वही है जिसने उस मेंढक को हराया था और वो वैंग को मास्टर कहने लगता है। जू तो वैंग का चेला तक बनने को तैयार था। हालांकि वैंग अपनी यादाश्त मिटाने की शक्ति से उनकी उस लड़ाई की सारी यादें मिटा देता है। उसकी शक्ति से जू की जान न चली जाए इसलिए वो उस टेक्निक का इस्तेमाल करते वक्त अपनी पावर्स को आधी से भी कम कर देता है। वैंग वहाँ से बाहर आ जाता है और अपने नूडल्स खाने के लिए एक शांत जगह पर चला जाता है। तभी पुदीना वहाँ आता है और उसे उन छत वाले कातिलों की खबर देता है। अगले दिन वैंग को सनरॉन्ग के डरावने सपने आते हैं और डर के मारे उठ जाता है। हालांकि जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो चुड़ैल अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ उसे वहाँ से लेने आई है। वैंग उसे इग्नोर कर देता है और नीचे नाश्ता करने चला जाता है। उसके मम्मी पापा तो बहुत खुश थे कि वो सनरॉन्ग को डेट कर रहा है। वो उसे जल्दी जल्दी खाने को और उसको ज़्यादा देर इंतजार ना कराने को कहते हैं। उसके पेरेंट्स उसकी डेटिंग लाइफ को लेकर बहस करने लगते हैं तो वहीं वैंग जानबूझकर देरी करने के लिए इंस्टा स्टोर करता रहता है। उसके पेरेंट्स उसे वो महंगी गोलियां दिखाते हैं जो रॉन्ग ने उन्हें दी थी। वैंग के पापा तो उसे डेटिंग की टिप्स और एडवाइस भी देने लगते हैं। इसके बाद उसके पेरेंट्स उसे जबरदस्ती रॉन्ग के साथ डेट पर जाने के लिए बाहर भेज देते हैं। वो ना चाहते हुए उसके पास जाता है और वो मन ही मन चाह रहा था कि जिन असैसिन्स के बारे में पुदीना ने उसे बताया था वो उसी वक्त वहाँ पर आ जाएं। रॉन्ग उसे बताती कि वो हेवनली पैराडाइज नाम के एक पार्क में जा रहे हैं जो उसके दादा ने खास उसके लिए बनवाया था। वैंग के साथ फ्लर्ट करने के लिए वो उसे बताती कि वो अभी तक वहाँ नहीं गई है क्योंकि वो पहली बार वहाँ अपने सच्चे प्यार के साथ जाना चाहती थी। पार्क में वो केव ऑफ द यूनिवर्स में जाते हैं जहाँ गाइड उन्हें समझाता है कि केव के अंदर की पत्थर की दीवार असल में भविष्यवाणी की दीवार है। ये कहा जाता है कि अगर दो लोग एक साथ उस फेरी पर अपना हाथ रखते हैं तो उनके रिश्ते की भविष्यवाणी करता है। रॉन्ग उसकी बातों को सच मान लेती है और वैंग को उसके साथ एक बार उसे आजमाने को कहती है। हालांकि तभी वैंग उन असैसिन्स को नोटिस कर लेता है जो उनका पीछा करते हुए पार्क तक आ गए थे। असैसिन्स तुरंत अपनी बंदूक निकालकर उन पर चला देते हैं लेकिन वैंग गोली को अपने दांतों से पकड़ लेता है। दूसरी तरफ रॉन्ग को लगता है कि वैंग उसको देखकर मुस्कुरा रहा है इसलिए वो शर्माने लगती है। उसको बचाने और कोई बखेड़ा ना खड़ा करने के लिए वैंग अपनी शक्तियों से उन असैसिन्स को खट्टी टॉफी खिला देता है। उसके बाद वो अपनी आधी शक्ति का इस्तेमाल करके रॉन्ग और गाइड की याददाश्त को थोड़ा सा मिटा देता है। वैंग और रॉन्ग अपनी डेट को अच्छे से एंजॉय करते हैं। वो वहाँ की सारी राइड्स के मजे लेते हैं और कई गेम्स खेलते हैं और वैंग ये पक्का करता है कि असैसिन्स के किए हुए सभी हमले नाकाम रहे। वो जब भी ज़रूरत पड़ती है तब अपने भुला देने वाले जादू का भी इस्तेमाल करता है। बाद में सनसेट के वक्त वो उससे पूछती कि क्या वो फेरिस व्हील पर बैठकर एक साथ आतिशबाजी देख सकते हैं। वैंग मान जाता है ये सोचते हुए कि शायद उस पर उसे थोड़ी शांति मिलेगी लेकिन वो पूरी तरह से गलत था। वो दोनों सीट पर बैठ जाते हैं और झूले के चलते ही असैसिन्स भी उस पर चढ़ जाते हैं। वो शानदार व्यू को एंजॉय कर ही रहे होते कि तभी असैसिन्स अचानक से बंदूक लेकर उनकी बोगी में आ जाते हैं। रॉन्ग को लगता है कि वो असैसिन शैडो फैक्शन से हैं और वो वैंग को बचाने के लिए उनके सामने खड़ी हो जाती है। ये देखकर वैंग आग बबूला हो जाता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो अपनी आंखों से उनकी बंदूक और फोन्स को खराब कर देता है और तुरंत उनको झूले के बाहर फेंक देता है। उसके बाद वैंग रॉन्ग से जो सब कुछ वहाँ हुआ उसे एक सीक्रेट रखने का वादा करने को कहता है। जिंदगी में पहली बार वो अपने वादा निभाने वाले जादू को 100% इस्तेमाल करके उस दिन की सारी यादें सनरॉन्ग के मन में एक सीक्रेट की तरह सील कर देता है। अगले दिन स्कूल में गू और चेन वैंग से उसकी रॉन्ग के साथ की डेट के बारे में पूछते हैं और तभी रॉन्ग भी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ आ जाती है और इनकी बातचीत में शामिल हो जाती है। उसके बॉडीगार्ड्स उनके चारों तरफ घेरा बना लेते हैं क्योंकि स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर को पता चल चुका था कि हेवनली पैराडाइज पर सनरॉन्ग पे असैसिन्स ने हमला किया था। जू वहाँ आता है और रॉन्ग के लिए लगाई गई स्पेशल सिक्योरिटी के बंदोबस्त के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि कल उसने ही रॉन्ग को उन असैसिन से बचाया था और चेंग उसकी बहादुरी की तारीफ करता है। हालांकि असलियत में तो वैंग ने उन्हें हराया था और उन्हें वही भुला देने वाला जादू जू पर कर दिया था जिससे जू लाइमलाइट में आ जाता है और वैंग पर किसी की नजर नहीं जाती। जू बताता है कि शैडो फैक्शन ने सनरॉन्ग को मारने के लिए किल ऑर्डर जारी किया है, इशारा करते हुए कि जिस किसी के भी नाम पर वो किल ऑर्डर जारी किया जाता है वो अगले दिन का उगता हुआ सूरज नहीं देख पाता। वो रॉन्ग के प्रोटेक्शन के लिए स्कूल की सिक्योरिटी के बारे में बताता है जैसे कि हाईली ट्रेंड सोल्जर्स जो कि मेन गेट पर तैनात हैं, बिल्डिंग की हाई लेवल सिक्योरिटी और प्रोफेशनल गोल्डन पिल बॉडीगार्ड्स जो कि पूरे स्कूल में घूम रहे हैं। जो सभी को अपने ऑफिस में ले जाता है जिसकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि वहाँ एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उन्हें बताता है कि आसमान में उड़ रही 7 स्टार फ्लाइंग स्क्वाड ये पक्का करेगी कि कोई भी स्नाइपर दूर से उन पर हमला न कर पाए। वो ऑफिस में आ जाते हैं और जू ने बताता है कि वो वहाँ पर पूरी तरह से सेफ है। चेन खिड़की से 7 स्टार स्क्वाड को हवा में गश्त लगाते हुए देखकर एक्साइटेड हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर तो ये तक कह देता है कि उस लेवल की सिक्योरिटी जब से स्कूल बना है तब से पहली बार लगाई गई है। अचानक जू और एडमिनिस्ट्रेटर शैडो फैक्शन से आए हैमर टीम के तीसरे और पुराने गोल्डन पिल होल्डर जू फेंग नाम के आदमी को गार्ड्स को अपने चिकन हैमर से मारते हुए देखते हैं। उसके बाद जू फेंग अपने चिकन हैमर से कैमरा भी फोड़ देता है जिससे वो उसके मूवमेंट्स का पता नहीं कर पाते। बच्चों को इस बात की कोई खबर नहीं होती और वो सभी अपने क्लास के ग्रुप में हेवनली पैराडाइज पर हुए इंसिडेंट के बारे में चैटिंग करने में बिजी होते हैं। जू इंस्ट्रक्शंस देता है कि मेन गेट से गार्ड्स कम कर दिए जाएं, स्कूल की लॉबी की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए। एक और असैसिन जू यंग चिकन हैमर के टीम का सेकंड मेंबर जो कि जहरीले हमलों के लिए जाना जाता है, लॉबी के सभी गार्ड्स को जहरीली गैस से कुछ समय के लिए पैरालाइज कर देता है। तभी एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ उसका सामना करने आ जाता है और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। स्टूडेंट्स और जू ऑफिस के अंदर स्क्रीन पर उनकी लड़ाई देख रहे थे। इस बीच वैंग को नूडल्स खाने की तलब मचने लगती है इसलिए वो फ़ोन पर ऑर्डर प्लेस कर देता है और उसके आने का इंतजार करने लगता है। उनकी फाइट जारी रहती है और एडमिनिस्ट्रेटर उसके सारे हमलों से बचने में कामयाब होता है।
यूइंग मौका पाते ही ऑफिस की तरफ भागने लगता है, लेकिन वैंग अचानक से ऑफिस का दरवाजा खोल देता है और वो उसे टकरा कर वहीं बेहोश हो जाता है। वैंग उसे माफी मांगता है और अपनी डिलीवरी लेने चला जाता है। जू सनरॉन्ग को दिलासा देता है कि वैंग को कुछ नहीं होगा, क्योंकि असैसिन्स उसके पीछे पड़े हैं, ना कि वैंग के पीछे। रास्ते में उसे जू जियान, हैमर टीम का लीडर मिलता है, जो कि खुद को अदृश्य करने की शक्ति और एक बड़े और बहुत ही ताकतवर हैमर को चलाने के लिए जाना जाता है। वो अपने हैमर को इनविजिबल बना के उसकी शक्ति इकट्ठा करने लगता है, ताकि वो स्कूल पर लगे स्पिरिचुअल बैरियर को तोड़ सके। हालांकि तभी वैंग उसके पीछे से गुजरता है और जियान की रूह खुद ब खुद कांप उठती है। डिलीवरी के आते ही फ्लैंग स्क्वाड वाले वैंग को उसे देने से पहले चेक करते हैं। जू जियान को लगता है कि वैंग तो सिर्फ डिलीवरी लेने आया है और उसने उसे नहीं देखा होगा। दूसरी तरफ वैंग मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए उससे माफी मांगता है और बताता है कि उसने धोखे से उसके दोस्त को बेहोश कर दिया। जू जियान शॉक हो जाता है कि असल में वो उसे देख सकता है और गुस्से में वो अपनी पूरी शक्ति से भरा हुआ हैमर वैंग पर चला देता है, लेकिन उसका हथौड़ा वैंग पर इस तरह लगता है जैसे कि एक अंडा पत्थर पर गिरा हो। जियान हक्का बक्का रह जाता है, तो वहीं वैंग मजे से नूडल्स खाता है। जियान को ये यकीन नहीं हो पा रहा था कि हाई स्कूल के शुरुआती साल में होने के बावजूद वैंग के पास इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे हो सकती है। उसके बाद वैंग बेहोश जियान को बाहर घसीट लाता है। जू वहाँ आता है और उसे बधाई देते हुए फिर से मास्टर कहने लगता है। वैंग भी एक बार फिर अपने 50% याददाश्त मिटा देने वाली पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे जू को यकीन हो जाता है कि उसने ही जियान को हराया है। उसके बाद वो जियान को जू के हवाले कर देता है और इंजर्ड होने की नौटंकी करने लगता है। असैसिन्स को पुलिस को सौंप दिया जाता है और सभी लोग जू की बहादुरी की तारीफ करने लगते हैं। वो वैंग को जू की बाहों में बेहोश देखते हैं, जो कि घायल होने का नाटक कर रहा था। उस अटैक के बाद वैंग बीमार होने का बहाना बनाकर स्कूल से 10 दिनों की छुट्टी ले लेता है। उसकी मम्मी उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि यह नौटंकी बंद करे और स्कूल को बता दे कि वो ठीक हो चुका है और चुपचाप अगले दिन से स्कूल जाना शुरू कर दे। भाई मेरी मम्मी तो ये नौटंकी करने पर इतनी देर मुझे बेलन से सूझ चुकी होती। खैर वैंग उस दिन के बारे में सोचता है कि कैसे कुछ भी ना जानने के बावजूद सनरॉन्ग को उसकी कितनी चिंता हो रही थी। ये नहीं, रॉन्ग ने तो उसके लिए देश का सबसे बढ़िया हीलिंग कैबिन भी बनवाया था, जो कि हर घंटे उस पर रिकवरी मेडिसिन छिड़कता रहता है। उसकी मम्मी नाश्ता लेकर आती हैं और उसे कैबिन से बाहर आकर खाने को कहती हैं। तभी वैंग के पापा नीचे से आवाज़ लगाते हैं कि उसके दोस्त उसे मिलने आए हैं। बेचारा वैंग डर जाता है और फौरन अपने कैबिन में वापस घुस जाता है और बीमार होने की नौटंकी करने लगता है। उसके दोस्त उसके लिए फूल लाए होते हैं, जिन्हें देखकर वैंग की मम्मी कहती है कि इसकी क्या ज़रूरत थी, और फिर वो उनके लिए स्नैक्स बनाने के लिए नीचे चली जाती हैं। गू वैंग को छोटी चोट पर बीमार होने की वजह से चिढ़ाने लगता है और उसे अपने नए पेट बर्डी से मिलवाता है, जो उसके हीलिंग कैबिन पर जाकर बैठ जाता है। बर्डी वैंग को चिढ़ाने लगता है और सभी लोग हंसने लगते हैं, लेकिन वैंग नहीं हंसता और मन ही मन बर्डी को कोसता है और सोचता है कि गू ने इतना भद्दा पेट क्यों खरीदा होगा। रॉन्ग को याद आता है कि वो पुदीना को तो बाहर ही छोड़ा है। हालांकि जब वैंग की मम्मी स्नैक्स लेकर आ रही थी, तब वो उनके साथ ही अंदर आ जाता है और वैंग को चाटने लगता है। वैंग की मम्मी उनसे स्कूल में वैंग का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया कहती हैं। रॉन्ग इस मौके का फायदा उठाने का सोचती है और अपनी होने वाली सासू माँ से नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करती है। वो उन्हें वैंग को जल्दी ठीक करने के लिए कुछ दवाइयाँ और तोहफे देती हैं। वैंग की मम्मी उन गिफ्ट को लेकर वहाँ से चली जाती हैं, वैंग से ये कहते हुए कि वो अपने दोस्तों और खासकर सनरॉन्ग के साथ अच्छे से पेश आए। रॉन्ग पुदीना को सरका कर वैंग के पास जाकर बैठ जाती है। उसे उसकी चिंता हो रही थी और वो उससे पूछती कि क्या वो ठीक है। उसके बाद वो एक बड़ा सा इंजेक्शन निकाल लेती है और बताती है कि कहा जाता है कि अगर उस इंजेक्शन के साथ स्पिरिचुअल पावर को मिला दिया जाए तो वैंग को लगी जैसी चोटों के लिए रामबाण माना जाता है। वो उसे स्पिरिचुअल पावर के जुड़ाव के बारे में बताती है, जिससे हीलिंग और तेज हो जाती है। वैंग का तो ये सब सुनकर दिमाग चकराने लगता है। तभी चैन बताता है कि एडमिनिस्ट्रेटर ने सभी स्टूडेंट को टेस्ट करने के लिए रिस्ट बैंड दिए हैं और वैंग के घर आते वक्त वो उसका रिस्ट बैंड अपने साथ ही ले आया। सन चैन पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि स्पिरिचुअल टेस्ट के लिए बहुत एनर्जी लगती है और अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसे टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि वैंग उस इंजेक्शन को नहीं लेना चाह रहा था जो सन उसे लेने जा रही थी, इसलिए वो तुरंत बिस्तर से उठकर अपना रिस्ट बैंड ले लेता है और कहता है कि वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है और स्पिरिचुअल पावर टेस्ट ले सकता है। वो एनुअल टेस्ट शुरू कर देते हैं और पहली बारी चैन की होती है। वो बताता है कि उन्हें अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करके एक गोला बनाना होगा, जिससे उनका रिस्ट बैंड उनकी एनर्जी को मेजर कर सके। उसके बाद उन्हें उसे फोड़ देना है, जिससे उनके स्पिरिचुअल फोर्स का पता चलेगा। ये टेस्ट शुरुआत में हुए एंट्रेंस एग्जाम से अलग है, क्योंकि इसमें इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी कोई भी आकार ले सकती है। चैन का स्कोर 600 आता है और गू बताता है कि उसके इस स्कोर और एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। इसके बाद गू की बारी आती है और उसकी स्पिरिचुअल वैल्यू सिर्फ 176 की आती है, जिस वजह से उसे खुद पर शर्म आने लगती है। वो तो शर्म के हमारी खिड़की से कूदने चला जाता है, लेकिन चैन बीच में आकर उसे रोक लेता है और उसे शांत रहने को कहता है। उसके बाद सन की बारी आती है, लेकिन वो कहती है कि उसे वहाँ टेस्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि शायद वो जगह ही तबाह हो जाए। हालांकि गू और चैन कहते हैं कि इतने रईस परिवार से आने के बावजूद एंट्रेंस टेस्ट में उसका स्कोर सिर्फ 2019 का आया था, इसलिए उसका स्फीयर उतना बड़ा नहीं होगा और वो उतनी तबाही नहीं मचाएगा जितना वो सोच रही है। ना चाहते हुए भी सन टेस्ट लेने के लिए मान जाती है। हैरानी से उसकी पावर से वो कमरा तबाह होते होते बसता है और उसका स्कोर 4015 का आता है, जिससे उसको पूरे शहर के स्कूलों में सेकंड रैंक मिलती है। गू और चैन उसके स्फीयर का साइज देखकर हक्के बक्के रह गए थे। अब टेस्ट लेने की बारी वैंग की थी। वो अपने रिस्ट बैंड पहनता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को लीक करने के बारे में सोचता है, ताकि टेस्ट में उसका स्कोर लो आए। सनरॉन्ग फिर से वही इंजेक्शन निकाल लेती है और पूछी क्या अभी उसे ठीक लग रहा है। वो तुरंत जवाब देता है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे टेस्ट लेने में कोई दिक्कत नहीं है। वैंग पहले तो बहुत छोटा सा गोला बनाता है, ये सोच करके शायद उतना छोटा स्फीयर ठीक होगा। हालांकि सिर्फ उतनी स्पिरिचुअल एनर्जी उन लोगों को उड़ाने के लिए काफ़ी थी। वो तुरंत अपनी असली स्पिरिचुअल एनर्जी को स्पेस में फेंक देता है और वो गोला इतना बड़ा होता है कि वो एक प्लैनेट का शेप ले लेता है। किसी को पता नहीं चलता कि उसका असली स्फीयर कहाँ गया, इसलिए उसे नल ग्रेड मिलता है और वो सबसे ऊपर आ जाता है।
सभी शॉक और कंफ्यूज दोनों हो जाते हैं ये सोच करके क्या नल गेट का मतलब 0 होता है। सनरॉन्ग कहती है कि ये इसलिए हो क्योंकि वो अभी बीमार है और वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। वैंग कहता है कि हो सकता है कि ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो और चेंग और गू ये सुनकर हंसने लगते हैं और फिर सभी घर चले जाते हैं। बाद में वो गू को कॉल करता है, स्कूल के सिस्टम को हैक करके उसके स्कोर को 175 का करने को कहता है। गू उसका साथ देने के लिए मान जाता है और काम शुरू कर देता है। गू बताता है कि उसे सिस्टम में घुसने के लिए साइट का पासवर्ड चाहिए होगा। कुछ देर मशक्कत करने के बाद आखिर में उसे पासवर्ड मिल जाता है, जो कि और कुछ नहीं बल्कि 8 बार एस्टेरिक्स का सिंबल था। गू नंबर 2 पर लिखे टैंग जिंग के नाम को मजे के लिए बुलबुले के नाम से बदल देता है। हालांकि जैसे ही वो वैंग के स्कोर को बदलने जा रहा था तभी अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। गू को तुरंत लॉग आउट करना पड़ता है और वो वैंग का स्कोर नहीं बदल पाता। अगले दिन वैंग सभी के साथ लंच कर रहा होता है। पीछे लगी स्क्रीन पर फैक्शन 59 के स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जा रहा था। न्यूज़ चैनल अनाउंस करते हैं कि सोर्ड फाइटिंग का सीनियर नेशनल कॉम्पिटिशन होने वाला है और उसके लिए फैक्शन 59 की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है। रिपोर्टर बताती है कि उनका लेवल एक प्रोफेशनल जितना है और टैंग जिंग की परफॉर्मेंस को हाईलाइट करती है। रिपोर्टर टैंग का इंटरव्यू लेती है और उनके राइवल फैक्शन 60 से कम्पीट करने के लिए उनकी तैयारी के बारे में पूछती है। वो बहुत फख्र के साथ बताते हैं कि वो पिछले 1 महीने से पूरी जी जान से ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसे पूछती है कि क्या वो फैक्शन 60 को कुछ कहना चाहेगा। ये सुनकर वैंग के दोस्त स्क्रीन की तरफ देखने लगते हैं तो वैंग को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो अपने नूडल्स खाने में बिजी रहता है। टैंग सनरॉन्ग की पावर्स की तारीफ करता है और कहता है कि उसकी सोर्ड एबिलिटी को देखने के लिए वो बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हालांकि जब रिपोर्टर उसे वैंग के नल स्कोर के बारे में बात करती है तो वो बौखला जाता है और इंटरव्यू बीच में ही छोड़कर चला जाता है। रात में वैंग और उसके दोस्तों को एक मैसेज आता है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर ने भेजा था। वो बताते हैं कि उन पांचों को 4396 सोर्ड कॉम्पिटिशन के लिए उनके स्कूल से चुना गया है। हैरानी से उन्हें पता चलता है कि पुदीना को भी उस कॉम्पिटिशन के लिए चुना गया है। असल में उसने भी स्पिरिचुअल फोर्स का टेस्ट दिया था और 5000 स्कोर किया था, जो कि टैंग के स्कोर से भी ज्यादा था। सभी लोग उस कॉम्पिटिशन को लेकर काफी एक्साइटेड थे और चेंग उसके बारे में अपने पापा को बताता है। उसके पापा का फक्र से सिर ऊंचा हो जाता है और वो उसे स्पेशल लाई चौ नाम की एक तलवार देते हैं। उसके बाद गू खुद की तलवार के बारे में बताता है जो उसके पास लगभग पिछले 8 सालों से। क्या मतलब 8 साल पहले वो लड़की था? वो बताते हैं कि उसने वो तलवार लेवल 3 के रात के शैतानी शेर के दांत से बनाई है। सनरॉन्ग भी वीडियो कॉल पर जुड़ जाती है और अपनी स्पिरिचुअल सोर्ड ओशन को दिखाती है। एडमिनिस्ट्रेटर उसकी सोर्ड की ब्लू एनर्जी को देखकर हैरान हो जाता है और बताता है कि उसने अपनी तलवार की स्पिरिट को बाहर निकाल लिया है। पैन सनरॉन्ग की सोर्ड की चमक को देखकर उसकी तारीफ करती है, ये कहते हुए कि इतने रईस खानदान से होने के बावजूद उसने समय निकालकर सोर्ड के साथ कनेक्शन बनाया। सनरॉन्ग ये खुलासा करती है कि उसके परिवार वालों ने 13 सोर्ड्स और तैयार करी हैं ताकि अगर धोखे से उसकी एक तलवार टूट जाए तो उसके पास दूसरी तैयार रहे। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर उनसे स्पिरिचुअल सोर्ड की आत्मा को निकालने के प्रोसेस के बारे में बताता है। वो कहता है कि शुरुआत में उसकी स्पिरिट को काबू कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन लगातार कोशिश करने से वो काबू में आ जाता है। वो बताता है कि सोर्ड की स्पिरिट एक जानवर या एक इंसान का रूप ले लेती है और समय के साथ बुद्धिमान होती जाती हैं। कुछ बहुत सोर्ड्स की स्पिरिट तो सोचने समझने की शक्ति भी रखती हैं, हालांकि उनके मालिक बहुत ही ऊंचे दर्जे के कल्टीवेटर होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बताता है कि इसके बारे में उन्हें बड़ी क्लासेस में पता चलेगा और तब तक के लिए उन्हें अपनी सोर्ड से अच्छा कनेक्शन बनाना चाहिए। बातचीत होती रहती है और थोड़ी देर में सभी लोग पुदीना के बारे में बात करने लगते हैं। वो कहते हैं कि एक कुत्ता तलवार कैसे चला सकता है। हालांकि तभी पुदीना खुद का एक वीडियो उन्हें भेजता है जिसमें वो अपनी सोर्ड द स्काई को बड़े ही अश्लील तरीके से अपने पेट से बाहर निकाल रहा होता है। सभी की सोर्ड का पता चल जाता है और अब वैंग सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाता है। वो उससे पूछते हैं कि क्या उसके पास कोई स्पिरिचुअल सोर्ड है। सिरदर्दी ना लेने के लिए वो आखिर में कह देता है कि उसके पास भी एक सोर्ड है। कोई भी ये नहीं समझ पाता कि उसे उस कंपटीशन में हिस्सा लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि अगर उसने अपनी असली शक्ति का इस्तेमाल किया तो पूरी पृथ्वी पर तबाही मच जाएगी। उसके सभी दोस्त कंपटीशन को लेकर इतना सीरियस थे, इसलिए उसे ना चाहते हुए कहना पड़ गया कि उसके पास भी एक जादुई तलवार है। वो अपने पेरेंट्स से पूछता है कि क्या उनके पास कोई स्पिरिचुअल सोर्ड है। वो देखता है कि टीवी खुली हुई और न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि स्पिरिचुअल फोर्स केमिकल प्लांट में भीषण आग लग गई है। एक्सपर्ट सभी से कोई भी हाई स्पिरिचुअल डेंसिटी की जादुई सामान को वहां ले जाने से मना कर रहे हैं। बाद में दिखाया जाता है कि कल्टीवेशन काउंसिल के सोल्जर्स ने शैडो फैक्शन के एक हेडक्वार्टर्स को घेर लिया है। बताया जाता है कि ये पहली बार है जब शैडो फैक्शन के किसी ठिकाने के बारे में पता चला है। शैडो फैक्शन का एक मेंबर सभी को खुली चुनौती देता है कि अगर उन्हें हेडक्वार्टर्स के अंदर जाना है तो पहले उन्हें उससे भिड़ना होगा। हालांकि सोल्जर्स उसे 1 सेकंड के अंदर धर दबोचते हैं। सोल्जर्स बाकी के मेंबर्स को भी थोड़ी देर में पकड़ लेते हैं। मास्टर जू भी वहां आ जाता है और मीडिया वाले उन्हें घेर लेते हैं। ओडिंगे आखते कि पहले भी उसने 2 बार उनके असैसिन्स को पकड़ा है और इस बार भी वो उन्हें आसानी से पकड़ लेगा। तभी वैंग उनका ध्यान टीवी से हटाकर उनसे स्पिरिचुअल सोर्ड के बारे में पूछता है। आखिर में उसे छत पर वो बॉक्स मिलता है जिसमें उसकी स्पिरिचुअल सोर्ड रखी हुई थी। उसको खोलते ही बॉक्स चमकने लगता है और एक सफेद बालों वाला लड़का उसमें से बाहर आता है, ये कहते हुए कि उसे बाहर आए 10 साल हो चुके हैं। वैंग तुरंत बॉक्स बंद कर देता है और तभी उसे अपने बैंड से गर्दन पर बहुत तीखा दर्द होता है। अगले दिन वो सभी स्कूल के गेट के बाहर मिलते हैं और गू और चेंग उसकी लकड़ी की तलवार का मजाक उड़ाते हैं। हालांकि सनरॉन्ग को वो तलवार काफी प्यारी लगती है। पुदीना ही अकेला था जो उसकी तलवार की असली शक्ति को महसूस कर सकता था। एडमिनिस्ट्रेटर जू और पैन वहां जाते हैं और बताते हैं कि कॉम्पिटिशन फैक्शन 59 में 5 दिनों तक चलेगा, जिसके लिए उन्हें वहीं रुकना होगा। एडमिनिस्ट्रेटर देखते हैं कि वैंग अपने साथ कोई सामान नहीं लाया। असल में वैंग को पता था कि वो वहां रुकेंगे, लेकिन वो कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने की फिराक में ही नहीं था। उसका ये प्लान था कि वो वहां आते ही पेट में दर्द होने का बहाना बनाकर घर वापस लौट जाएगा। सभी लोग बस पर चढ़ जाते हैं, लेकिन जू को कुछ जरूरी काम था इसलिए वो उनके साथ नहीं जाता। जू वैंग को गुड लक कहता है, लेकिन वैंग उसे तंग आकर पर्दा गिरा देता है। बस में वैंग की सोर्ड की स्पिरिट बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे दबा देता है और उसे कल किया एग्रीमेंट याद दिलाता है, जिसमें उसने एक नूडल के बदले उसे चुप रहने का वादा किया था। बस फैक्शन 59 पर पहुंच जाती है और उनके स्वागत में टैंग जिंग और उनका इंस्ट्रक्टर जी वहां होते हैं। पैन और जी एक दूसरे को घूरते हैं और पता चलता है कि वो पहले करीबी दोस्त और रूममेट थे, लेकिन अब वो एक दूसरे के दुश्मन हैं।
जी सनरॉन्ग के साथ काफ़ी अच्छे से पेश आ रही थी, लेकिन पैन उसे बताती है कि वो उनके स्कूल की स्टूडेंट है, ना कि फैक्शन 59 की। दूसरी तरफ वैंग पेट में दर्द का बहाना मारने का मौका ढूंढ रहा होता है। तभी जी वैंग की स्पिरिचुअल फोर्स का टेस्ट लेने के लिए उस पर एक स्पिरिचुअल बीम छोड़ती है। वैंग इसका फायदा उठाने का सोचता है ताकि वो वहाँ से छुटकारा पा सके। जी उन्हें इतनी कम स्पिरिचुअल फोर्स के स्टूडेंट को अपने साथ लाने के लिए चिढ़ाने लगती है। तभी वैंग तुरंत जमीन पर गिर जाता है। सभी लोग उसके पास आ जाते हैं और उसकी स्पिरिचुअल सोर्ड बाहर निकलकर उसे बताती है कि उसका बैंड टूटने वाला है। वैंग कहता है कि उसने उसके बारे में पहले उसे क्यों नहीं बताया, जिस पर वो कहता है कि उसने उसे बस में बताने की कोशिश करी थी, लेकिन वो बार बार उसे अंदर दबा दे रहा था। तभी बैंड टूट जाता है और उसमें से इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर निकलती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। सभी लोग बहुत डर जाते हैं और जी से पूछते हैं कि उसने उसके साथ क्या किया। वो कहती है कि उसने कुछ नहीं किया और वैंग नौटंकी कर रहा है। सनरॉन्ग उसे देख रही होती है और चिंता में होती है और सभी लोग सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।